पिछली चंद वीडियो से हम जानते हैं कि लाइट एक स्लो मीडियम से बाहर निकल रही है। तो फर्ज करें कि लाइट या लाइट रे यहाँ एक स्लो मीडियम से बाहर निकल रही है और मैं इसे बनाकर दिखाती हूँ। ये इसका एंगल है, यानी इंसिडेंट एंगल यहाँ है। और अगर आप इसे विजुअलाइज करना चाहें या इसको समझना चाहें तो इसका तरीका ये है कि जाहिर है हम यहाँ लाइट की असल मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहे। ऐसे सोचे जैसे एक कार एक स्लो मीडियम से फास्ट मीडियम की तरफ जा रही है, जैसे वो कीचड़ से रोड पर जा रही है। अगर कार इस रे की डायरेक्शन में जा रही है तो इसके बाएं तरफ वाले टायर कीचड़ से पहले निकलेंगे और वो ज्यादा तेजी से चल सकेंगे और इससे कार की डायरेक्शन दाएं तरफ हो जाएगी। तो कार इस डायरेक्शन में चलेगी, जैसे ये एंगल यहाँ है और ये रिफ्रैक्शन एंगल है। और अगर ये स्लो मीडियम है और ये वाला फास्ट मीडियम है तो हमें θ2 मिलता है, जो कि θ1 से ज्यादा होगा। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ या इस वीडियो में ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसा एंगल है जो इन दोनों सब्सटेंसेस पर डिपेंड करता हो जिनमें लाइट ट्रैवल करती हो, कि अगर ये एंगल काफी बड़ा हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि ये एंगल हमेशा इस एंगल से बड़ा होता है, यानी रिफ्रैक्शन एंगल हमेशा इंसिडेंट एंगल से बड़ा होता है जब स्लो से फास्ट मीडियम में जाते हैं। तो क्या कोई ऐसा एंगल है? अगर मैं इसे यहाँ अप्रोच करूं, अगर मैं इस एंगल पर अप्रोच करूं तो इसे हम θ3 कह लेते हैं। क्या कोई ऐसा एंगल θ3 है जो इतना बड़ा हो कि रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्रीज हो जाए, यानी वो लाइट असल में कभी फास्ट मीडियम में एस्केप ना करे? और अगर मेरे पास इससे भी बड़ा हो, यानी अगर मेरे पास इंसिडेंट एंगल θ3 से बड़ा हो, तो फर्ज करें मेरे पास ऐसा इंसिडेंट एंगल है और जो भी वो है, तो फिर असल में लाइट सरफेस के साथ भी ट्रैवल नहीं करेगी, वो बिल्कुल एस्केप नहीं करेगी, वो सरफेस पर भी ट्रैवल नहीं करेगी, बल्कि वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आपके पास असल में एक फिनोमिनन आता है जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसे समझने के लिए हमें ये देखना है कि किस एंगल θ3 पर हमारे पास रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होता है। तो इस एंगल θ3 पर हमारे पास रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होता है और फिर वो इंसिडेंट एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, क्योंकि अगर आपके पास एंगल इससे बड़ा हो जाए तो फिर आपके पास रिफ्रैक्शन नहीं होगी, आप असल में स्लो मीडियम से बाहर नहीं निकल सकेंगे, आप बस हदे फासिल पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और वापस स्लो मीडियम में चले जाएंगे। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं और मैं ये एक असल एग्जाम्पल के साथ करूंगी। तो फर्ज करें मेरे पास पानी है, फर्ज करें ये पानी है, इसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1.33 है और फर्ज करें मेरे पास ऊपर हवा है और हवा तकरीबन वैक्यूम के करीब ही है। और आप जानते हैं हमने देखा था कि इसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1.0029 है, लेकिन आसानी के लिए बस ये मान लेते हैं कि इसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1 है। और मैं ये लाइट के लिए करना चाहती हूं, जो लाइट पानी से बाहर आ रही है। मैं कोई और कलर ले लेती हूं। जो लाइट पानी से बाहर आ रही है, इसके लिए मैं कोई क्रिटिकल एंगल तलाश करना चाहती हूं। यहां कोई क्रिटिकल एंगल है, मैं इसे थीटा क्रिटिकल कह लेती हूं, जहां रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्रीज हो जाए, यानी वो असल में कभी एस्केप ना करे। तो ये जो यहां है ये 90 डिग्रीज है। और अगर मेरे पास कोई भी एंगल इससे कम हो, यानी कोई इंसिडेंट एंगल इस क्रिटिकल एंगल से कम हो, तो मैं एस्केप कर जाऊंगी। इसी क्रिटिकल एंगल पर मैं बस सरफेस के साथ ट्रैवल करूंगी और अगर इस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो मैं असल में रिफ्लेक्ट हो जाऊंगी। मैं असल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हासिल करूंगी। तो आइए सोचते हैं, तो ये थीटा, ये क्रिटिकल एंगल क्या हो सकता है? तो हम दोबारा स्नेल्स लॉ इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास पानी का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1.33 है, मल्टीप्लाई करेंगे साइन अपने क्रिटिकल एंगल के साथ, यानी साइन थीटा क्रिटिकल, ये बराबर होगा हवा के इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन के, जो कि सिर्फ 1 है। मल्टीप्लाई करेंगे साइन इस रिफ्रैक्शन एंगल के साथ, यानी साइन 90 डिग्रीज।
अब साइन 90 डिग्री क्या है, और ये जानने के लिए आपको यूनिट सर्कल के बारे में सोचना होगा। आप सिर्फ सो कट ओवर नहीं कर सकते, क्योंकि यही वजह है कि यूनिट सर्कल की डेफिनेशन फायदेमंद है। लेकिन अगर आप यूनिट सर्कल के बारे में सोचें, अगर आप 90 डिग्री पर जाएं, तो अब हम यूनिट सर्कल में हैं और साइन असल में y कोऑर्डिनेट है। तो ये एक यूनिट सर्कल है, तो ये एक है, ये एक यहाँ पर है। तो जब आप यहाँ पर हैं तो y कोऑर्डिनेट एक है, तो ये जो यहाँ है ये एक होगा। तो अगर हम ये मालूम करना चाहें तो हम बस दोनों तरफ को 1.33 से तकसीम कर लें, तो हमें साइन मिल जाएगा। हमें अपने क्रिटिकल एंगल का साइन मिल जाएगा जो बराबर होगा, असल में ये सिर्फ एक है, ये बस 1/1.33 हो जाएगा। और अगर आप इसे जनरलाइज करना चाहें तो ये इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ये जो यहाँ है ये फास्ट मीडियम का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये जो यहाँ है हम इसे फास्ट मीडियम का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन कह सकते हैं। और फिर ये जो यहाँ है ये स्लो मीडियम का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है, मैं इसे स्लो मीडियम कहूंगी। तो ये जो यहाँ है ये NS है। और क्योंकि आप हमेशा साइन 90 डिग्री निकालेंगे तो ये हमेशा 1 हो जाएगा जब आप क्रिटिकल एंगल निकाल रहे हों। तो बस इसे सॉल्व करते रहते हैं। कैलकुलेटर निकालने से पहले हम दोनों तरफ इन्वर्स साइन ले सकते हैं और हमें अपना क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा। हमारा क्रिटिकल एंगल होगा 1/1 इन्वर्स साइन 1/1.33, और हम बस अपना TI85 दोबारा निकाल सकते हैं। चले TI85 निकालते हैं और हमें बस इन्वर्स साइन निकालना है 1/1.33, और हमें मिलता है 48। मैं बस इसे 48.8 डिग्रीज पर छोड़ देती हूँ। तो 48.8 क्रिटिकल एंगल है जो हमें बताता है। तो ये यहाँ 48.8 है। अगर हमारे पास लाइट पानी से निकल रही है 48.8 से ज़्यादा बड़े इंसिडेंट एंगल पर, तो वो दरअसल रिफ्रैक्ट भी नहीं कर सकेगी, वो हवा में एस्केप भी नहीं कर सकेगी, वो दरअसल बस इसी हद फासिल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर एंगल आपके पास 48.8 डिग्री से कम हो तो वो लाइट रिफ्रैक्ट करेगी। तो अगर एंगल बिल्कुल इसी पॉइंट पर हो तो वो एस्केप भी कर सकेगी और थोड़ा बहुत रिफ्रैक्ट भी करेगी। और फिर बिल्कुल 48.8 पर, और मैंने इसे थोड़ा राउंड किया है, लेकिन बिल्कुल इसी क्रिटिकल एंगल पर ये बस ट्रैवल करेगी। रिफ्रैक्शन एंगल 90 हो जाएगा, या असल में बस पानी की सतह पर ट्रैवल करेगी। और यही फाइबर ऑप्टिक केबल्स असल में ये काम करती हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स बस आप इन्हें तकरीबन ग्लास पाइप्स की तरह समझ सकते हैं, और लाइट ट्रैवल कर रही होती है, लेकिन यहाँ इंसिडेंट एंगल्स इतने बड़े होते हैं कि लाइट बस फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहती है। तो ये जो लाइट रे है ये क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल्स पर ट्रैवल करती है। तो बजाय इसके कि वो सराउंडिंग हवा या किसी और मीडियम में एस्केप करे, ये बस ग्लास ट्यूब के अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहती है, ग्लास ट्यूब के अंदर ही, जिससे वो लाइट इन्फॉर्मेशन असल में ट्रैवल कर सकती है। तो खैर, उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा।